Thermodynamic and kinetic aspects of metal complexes. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने मेटल कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी के बारे में बात की थी। हम डिफरेंट मेटल कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पर। कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉम्प्लेक्सेस का, और जनरली हम देखते हैं कॉम्प्लेक्सेस के केस में इनकी स्टेबिलिटी को दो तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी। और मेटल कॉम्प्लेक्सेस में आपको पता है कि स्टेबिलिटी जो है मेटल और लिगेंड पर डिपेंड करती है। मेटल कौन सी है, उस पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, नंबर ऑफ लिगेंड्स क्या है, इन पर तो डिपेंड करती ही है स्टेबिलिटी। उसके साथ साथ रिएक्शन कंडीशंस पर भी डिपेंड करती है किसी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी। रिएक्शन कंडीशंस जैसे हीट, लाइट, जो रिएक्शन का मीडियम है, एसिड है, बेस है, इन सभी बातों पर मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। तो दो तरह की स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं जब कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी की बात होती है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को हम जब उसके बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। उस मेटल कॉम्प्लेक्स में मेटल और लिगेंड के बीच बॉन्ड एनर्जीज की बात करते हैं, और स्टेबिलिटी कांस्टेंट रेडॉक्स पोटेंशियल की टर्म्स में हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन जब काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात होती है तो हम काइनेटिक स्टेबिलिटी को रेट कांस्टेंट या मैकेनिज्म से उसको एक्सप्रेस करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स में। अब यहाँ पर हम डिटेल में थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी होती क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। स्टेबिलिटी अगर हम कहें थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को जनरली, अगर हम उसके बारे में कुछ कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो सूटेबल कंडीशंस में उस कॉम्प्लेक्स की शेल्फ लाइफ कितनी है या वो कितने पीरियड के लिए उसको स्टोर किया जा सकता है, उसके बेसिस पर हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को असाइन करते हैं। जो स्टेबल या अनस्टेबल टर्म है उस कॉम्प्लेक्स के एग्जिस्ट करने पर डिपेंड करती हैं। वो कॉम्प्लेक्स कितने टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वो जनरली हम कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है या अनस्टेबल है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया, हम उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से एक्सप्रेस करते हैं और बॉन्ड एनर्जीज से भी एक्सप्रेस करते हैं, उन पर डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम किसी कॉम्प्लेक्स के लिए थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डराइव करेंगे। यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जब हम बात करते हैं या फॉर्मेशन कांस्टेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो कॉम्प्लेक्स के बनने का मेजर बताता है। इस कांस्टेंट की वैल्यू से हमें पता चलता है कि वो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन का मेजर क्या है। इसको हम किसी कॉम्प्लेक्स के बनने को लेकर यहाँ पर एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं। जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसमें मेटल आयन और लिगेंड के बीच इंटरेक्शन होता है, और कॉम्प्लेक्स में मेटल लिगेंड का इंटरेक्शन लुईस एसिड बेस रिएक्शन होती है। इंटरेक्शन अगर स्ट्रांग होगा तो कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल होगा।
और उस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा कॉम्प्लेक्स के लिए उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। यहाँ पर हम कॉपर के कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल लेकर देखेंगे किस तरह से इस कॉम्प्लेक्स के लिए हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इसकी चेक कर सकते हैं या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। ये टेट्रामीन कॉपर आयन है। इसके फॉर्मेशन में कॉपर क्यूप्रिक आयन और अमोनिया मॉलिक्यूल जो कि यहाँ पर लिगेंड की तरह प्रेजेंट है, ये जब रिएक्ट करेंगे तो टेट्रामीन कॉपर आयन यहाँ पर बनेगा। कॉम्प्लेक्स आयन है ये। और इस सिंपल इक्वेशन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ks को एक्सप्रेस कर सकते हैं। Ks इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में हम जो प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का टेट्रामीन कॉपर आयन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे अपॉन जो रिएक्टेंट है एक्टिव मास या एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो कि कॉपर आयन और अमोनिया मॉलिक्यूल है। 4 अमोनिया मॉलिक्यूल है तो अमोनिया के केस में हम स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 4 लिखेंगे। यहाँ पर जो Ks है दिस is the value of thermodynamic stability constant. This express the thermodynamic stability of this reaction. ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन के लिए हम किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए जो Ks की वैल्यू है वो वैल्यूज डिफरेंट होंगी। जैसे इस रिएक्शन के लिए Ks की वैल्यू 4.5 इंटू 10 की पावर 21 है और डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के केस में Ks की डिफरेंट वैल्यूज को हम कंपेयर करके उनके बीच थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो वैल्यू है इस कॉम्प्लेक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टेट्रामीन कॉपर आयन थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन है और जो इस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम है वो राइट डायरेक्शन में होगी। यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। इसी तरह से अगर हम कॉपर के एक दूसरे कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन देखें, यहाँ पर अमोनिया लिगेंड की जगह साइनाइड लिगेंड के साथ रिएक्शन होगी कॉपर आयन की। कॉपर प्लस 4 साइनाइड लिगेंड के साथ ये रिएक्ट करेगा और कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा टेट्रासाइनो क्यूपरेट आयन। और इस रिएक्शन के लिए जो Ks है उसको सिमिलरली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम टेट्रासाइनो क्यूपरेट आयन को लिखेंगे और अपॉन में कॉपर आयन और साइनाइड के 4 आयंस को लिखेंगे। इस रिएक्शन के लिए जो Ks की वैल्यू है वो 2.0 इंटू 10 की पावर 27 है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकंड कॉम्प्लेक्स के लिए Ks की वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब टेट्रा अमीन कॉपर आयन के कंपैरिजन में टेट्रासाइनो क्यूपरेट आयन की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर साइनाइड लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्गर है अमोनिया लिगेंड के कंपैरिजन में। इसलिए इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन के लिए जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ज़्यादा आती है। इसी तरह से डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के बीच कंपैरिजन किया जा सकता है उनकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में Ks या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को कंपेयर करके। यहाँ पर एक एग्जांपल और दिया हुआ है। सिल्वर के 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं डाई अमीन सिल्वर आयन और डाई साइनो अर्जेंटेट आयन। इन दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पहले कॉम्प्लेक्स के लिए Ks की वैल्यू 1.7 इंटू 10 की पावर 7 है और दूसरे कॉम्प्लेक्स के लिए
Ks की वैल्यू 5.4 इंटू 10 की पावर 18 है। इन दोनों कॉम्प्लेक्स को देखकर आप बता सकते हो डाइसाइनो अर्जेंटेट आयन कॉम्प्लेक्स आयन बहुत ज़्यादा स्टेबल है डाई अमीन सिल्वर आयन कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में। निकल के दो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आप एग्जाम्पलीफाई हम फर्दर कर सकते हैं। ये दो कॉम्प्लेक्स हैं निकल के हेक्सामीन निकल आयन और इथिलीन ट्रिस इथिलीन डाइअमीन निकल आयन। हेक्सामीन निकल आयन के केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 6.1 इंटू 10 की पावर 8 आती है और ट्रिस इथिलीन डाइअमीन के केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 4.6 इंटू 10 की पावर 18 है। तो यहाँ पर जो इथिलीन डाइअमीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना है निकल का वो थर्मोडायनेमिकली कहीं ज़्यादा स्टेबल है अमोनिया के साथ जो कॉम्प्लेक्स बना है निकल का उसके कंपैरिजन में। और आपको पता ही है यहाँ पर इथिलीन डाइअमीन कीलेटिंग लिगेंड है, इसलिए कीलेशन से आपको पता है स्टेबिलिटी बढ़ती है किसी कॉम्प्लेक्स में और उसी वजह से यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह से के एस की वैल्यू के बेसिस पर कंपैरिजन किया जा सकता है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस की। अब कई बार थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को डिसोसिएशन कांस्टेंट से भी एक्सप्रेस किया जाता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होता है। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रेसिप्रोकल को लें तो हम उसको डिसोसिएशन कांस्टेंट से एक्सप्रेस करते हैं KDISS, इससे हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। सेम पीछे जो हमने एग्जांपल्स लिए हैं कॉपर का एग्जांपल है, जैसे यहाँ पर टेट्रामीन कॉपर आयन है, इसके डिसोसिएशन की अगर हम बात करें तो डिसोसिएशन होकर कॉपर आयन और अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ पर बनेंगे, लिगेंड में डिसोसिएशन होगा। ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा होती है तो उसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट कहेंगे। तो इसके लिए KS की वैल्यू तो हमें पहले से ही पता है, टेट्रामीन कॉपर आयन के लिए 4.5 इंटू 10 की पावर 21 है। और इसी रिएक्शन के लिए अगर हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/4.5 इंटू 10 की पावर 21 और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.22 इंटू 10 की पावर -22। तो इस कॉम्प्लेक्स के डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आप देख सकते हैं, ये वैल्यू बहुत ही कम है। इसका मतलब ये है कि टेट्रामीन कॉपर आयन का डिसोसिएशन कॉपर आयन और अमोनिया लिगेंड में बहुत ही कम होगा। इसका मतलब फिर से यही है कि टेट्रामीन कॉपर आयन की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं होगी, रिवर्स डायरेक्शन में ये रिएक्शन होगी। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जितनी कम होगी किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए, वो कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। और अगर फॉर्मेशन कांस्टेंट की या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तब वो कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा। अब यहाँ पर हम स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स को किस तरह से डिराइव किया जाता है वो यहाँ पर हम देखेंगे। स्टेबिलिटी कांस्टेंट को किसी जनरल रिएक्शन की हेल्प से हम डिराइव कर सकते हैं। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स है MLN, कोई जनरल कॉम्प्लेक्स की हम बात करें जहाँ पर M मेटल है, L लिगेंड है और यहाँ पर N जो है नंबर ऑफ लिगेंड्स है। तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए हम जो रिएक्शन है उसको लिख सकते हैं M+
NL और इक्विलिब्रियम का साइन MLN। इस रिएक्शन को एक्चुअली यहाँ पर क्योंकि n कोई नंबर हो सकता है, लेकिन 4 हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, तो इस रिएक्शन को हम स्टेप्स में भी शो कर सकते हैं। अभी हमने जो एग्जांपल देखे उसमें हमने सारे ही लिगेंड को एक साथ रिएक्शन में शो किया है, लेकिन रिएक्शन स्टेप्स में भी प्रोसीड कर सकती है, जैसे कि नंबर ऑफ लिगेंड जो है वो एक एक करके मेटल आयन से रिएक्ट करें। पहले स्टेप को हम लिख सकते हैं M+L इक्विलिब्रियम साइन ML, और इस स्टेप के लिए हम लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए K1, ये पहला स्टेप है। K1 इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ML और अपॉन में स्क्वायर ब्रैकेट में M और L। सेकेंड स्टेप जो हम लिखेंगे इसके लिए, अब इसमें हम दूसरा लिगेंड यहाँ पर रिएक्ट करेगा पहले स्टेप में जो प्रोडक्ट बना है ML उसके साथ, तो यहाँ पर ML2 बनेगा और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K2 इक्वल्स टू ML2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और अपॉन में ML स्क्वायर ब्रैकेट में और L दूसरा जो रिएक्टेंट है वो। तो इस तरह से हम डिफरेंट स्टेप्स को लिख सकते हैं, और जितने नंबर ऑफ लिगेंड जितने होंगे उतने ही स्टेप उस कॉम्प्लेक्स के लिए हम लिख सकते हैं। और जनरली हम यहाँ पर MLN के लिए अगर लिखना चाहें तो इस रिएक्शन को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं MLN-1 प्लस L इक्विलिब्रियम साइन MLN, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर हम जनरली लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में MLN अपॉन MLN-1 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट एंड L विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। ये जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये यहाँ पर जो n है इस इक्विलिब्रियम में, n यहाँ पर मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ लिगेंड। और क्योंकि यहाँ पर हमने इसका फॉर्मेशन डिफरेंट स्टेप्स पे से को लेकर होते हुए एक्सप्रेस किया है, तो यहाँ पर जो K1, K2, K3, K4 और Kn तक जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, इन सभी स्टेप्स को हम स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स कहते हैं किसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए। क्योंकि अब आपको पता है कि पहले स्टेप में हम देखते हैं जब मेटल आयन लिगेंड के साथ रिएक्ट करता है, पहला लिगेंड जब रिएक्ट करता है और उसके लिए K1 वहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और K1 के बाद जब K2 की वैल्यू की हम बात करते हैं तो उस रिएक्शन में मेटल एक लिगेंड के साथ ऑलरेडी बॉन्डेड है, दूसरा लिगेंड जब रिएक्ट करता है तो ऑलरेडी प्रेजेंट लिगेंड उसको रिपेल करता है, इसलिए K2 की जो वैल्यू होती है K1 के कंपैरिजन में कम होती है, क्योंकि वहाँ K1 के केस में या पहला जो लिगेंड रिएक्ट करता है मेटल आयन के साथ वहाँ कोई रिपल्शन नहीं होता, K2 के केस में ऑलरेडी एक लिगेंड वहाँ पर होता है और दूसरा लिगेंड रिपल्शन फील करता है, तो यहाँ पर K2 की वैल्यू कम होती है, और इसी तरह से K3 की वैल्यू और भी कम हो जाती है क्योंकि अब वहाँ पर पहले से 2 लिगेंड प्रेजेंट हैं मेटल के साथ बॉन्डेड हैं, तीसरा लिगेंड जब रिएक्ट करता है तो K3 की वैल्यू और भी कम होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यूज जो हैं K1 से लेकर Kn तक ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती हैं। इसको हम यहाँ पर आप एग्जाम्पल से में देख भी सकते हो, वैल्यूज यहाँ पर दी हुई हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की।
कॉपर और कैडमियम के कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। क्यूप्रिक आयन यहाँ कॉम्प्लेक्स है और लिगेंड है अमोनिया, और डिफरेंट केस की जो वैल्यूज हैं, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यूज हैं यहाँ पर दी हुई है। K1 लॉग में लॉग K1 यहाँ पर उसकी वैल्यू दी हुई है 4.30 है। लॉग K2 की वैल्यू 3.60 है, K1 के कंपैरिजन में कम है। और लॉग K3 की वैल्यू और भी कम है, 3.10 है। लॉग K4 की वैल्यू 2.30 है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्रेजुअली जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उनकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है। कैडमियम का एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स का। यहाँ भी कैडमियम का अमोनिया लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स यहाँ पर अगर हम K1 की वैल्यू देखें यहाँ तो 2.65 है। लॉग K2 के लिए वैल्यू 2.10 है। लॉग K3 के लिए 1.44 और लॉग K4 के लिए 0.94 है। तो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है ये वैल्यू। तो इस तरह से ये लॉजिकली या फिर इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि, और जस्टिफाइड भी है क्योंकि ऑलरेडी जो लिगेंड प्रेजेंट है वो कॉज करते हैं, थोड़ा सा रिपल्शन कॉज करते हैं, जिससे ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती है स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यूज। ये जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की हमने बात की, वो स्टेप वाइज फॉर्मेशन जब होता है कॉम्प्लेक्स में तब हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। स्टेबिलिटी कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक और तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, जिसको हम ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट या क्यूमुलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पर एक रिएक्शन से हम इसको समझ सकते हैं। सेम रिएक्शन एक जनरल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए MLN टाइप के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए हम रिएक्शन लिख सकते हैं M प्लस NL विद इक्विलिब्रियम साइन MLN। इस रिएक्शन को हम यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं M प्लस NL which gives out to ML। और इसके लिए जो क्यूमुलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट है या ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर बीटा 1 होगा, बीटा 1 इक्वल्स टू ML स्क्वायर विद इन स्क्वायर ब्रैकेट अपॉन M विद इन स्क्वायर ब्रैकेट एंड L विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। और यहाँ पर अगर दो लिगेंड है M प्लस 2L एंड उससे ML2 यहाँ पर बनेगा कॉम्प्लेक्स, और उसके लिए क्यूमुलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट को हम लिख सकते हैं बीटा 2, और बीटा 2 इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ML2 अपॉन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट M एंड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट L स्क्वायर। और 3 लिगेंड्स की अगर हम बात करते हैं, तीनों लिगेंड एक साथ रिएक्ट करते हैं क्यूमुलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट की, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हम ऑल इन लिगेंड्स को एक साथ जब ये रिएक्ट करते हैं ये उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं M प्लस 3L और यहाँ पर बनेगा ML3 और बीटा 3 होगा हमारा ML3 स्क्वायर ब्रैकेट में अपॉन स्क्वायर ब्रैकेट में M और स्क्वायर ब्रैकेट में L। और यहाँ पर जनरल अगर हम डिफरेंट स्टेप से होते हुए यहाँ पर n नंबर ऑफ लिगेंड्स के लिए रिएक्शन लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं M प्लस NL और कॉम्प्लेक्स बनेगा MLN, और उसके लिए बीटा n यहाँ पर हम ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट को लिखेंगे, और ये इक्वल होगा स्क्वायर ब्रैकेट में MLN और स्क्वायर ब्रैकेट में M स्क्वायर ब्रैकेट में L और नंबर ऑफ लिगेंड्स n।
बीटा एन जो है उसको हम कहते हैं nth ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट और क्यूमुलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट। बीटा एन यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड्स को एक्सप्रेस करता है। अगर वो 4 है तो हम फोर्थ स्टेबिलिटी कांस्टेंट उसको बोलेंगे। अगर बीटा 5 है, बीटा 6 है, तो हम सिक्स्थ ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट उसको वहाँ पर बोलेंगे। क्योंकि अब आपने देखा कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट को हम स्टेप वाइज जब कॉम्प्लेक्स बनता है, फॉर्मेशन होता है, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट से एक्सप्रेस कर सकते हैं और क्यूमुलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों ही तरीके जो हैं वो एक ही केमिकल सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं। एक ही तरह के कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के को लेकर हमने इन दोनों तरीकों को यूज़ किया है। तो जो केस हैं ओवर स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट हैं वो क्यूमुलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट से रिलेटेड होंगे। ये दोनों कांस्टेंट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और इन दोनों कांस्टेंट्स का आपस में जो रिलेशनशिप है उसको हम डराइव कर सकते हैं यहाँ पर। अब हम अगर एक्सप्रेशन देखें बीटा 3 के लिए अगर आपको एक्सप्रेशन लिखना हो, जैसे अभी ऊपर हमने लिखा है, बीटा 3 का मतलब है थर्ड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट और क्यूमुलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट। बीटा 3 इक्वल होगा किसके, स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे ml3, क्योंकि 3 है तो नंबर ऑफ लिगेंड 3 यहाँ पर ml3 बनेगा और अपॉन में लिखेंगे m और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर m और l के ऊपर 3, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड 3 है। इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ml स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ml इंटू ml2 से मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन मिलता है उसको हम रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, इस विद इन स्क्वायर ब्रैकेट ml अपॉन स्क्वायर ब्रैकेट में m स्क्वायर ब्रैकेट में l इंटू स्क्वायर ब्रैकेट में ml2 अपॉन स्क्वायर ब्रैकेट में ml एंड स्क्वायर ब्रैकेट में l इंटू ml3 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट अपॉन ml2 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट एंड l विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। अब आपको पता है ml स्क्वायर ब्रैकेट विद इन स्क्वायर ब्रैकेट अपॉन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट m एंड l के लिए जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो हम K1 लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ दूसरा जो पार्ट है ml2 अपॉन ml इंटू l, उसके लिए हम K2 लिख सकते हैं और ml3 अपॉन ml2 इंटू l, इसके लिए हम K3 लिख सकते हैं। तो बीटा 3 इस तरह से हमारे पास आ गया K1 इंटू K2 इंटू K3। और इन जनरल अगर हम बीटा n के लिए इसी तरह से डराइव करना चाहें रिलेशनशिप बीटा और केस के बीच में, तो इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं mln अपॉन m इंटू l n इक्वल्स टू यहाँ पर क्योंकि सिमिलरली हमने यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है ml इंटू ml2 से, और उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर जो बीटा n है उसके लिए जो लास्ट में वैल्यूज आएंगी वो आएंगी K1 इंटू K2 K3 एंड K1। तो इस एक्सप्रेशन से आप बता सकते हो कि बीटा n
जो है वो जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, उन सभी के लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। सो बीटा एन यहाँ पर कह सकते हैं इक्वल्स टू पाई एन फ्रॉम 1 to n, नंबर ऑफ लिगेंड जितने हैं वहां पर 1 to n यहाँ पर उसकी वैल्यू होगी, एंड के आई। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है ओवरऑल सेम नंबर ऑफ ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट होंगे जितने स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट होंगे या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होंगे। बीटा 1 के लिए k1 होगा, बीटा 2 के लिए k1 इंटू k2, बीटा 3 के लिए बीटा 3 इक्वल्स टू होगा k1 k2 k3 के, और इसी तरह से बीटा n को हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू k1 k2 k3 एंड टू kn। यहाँ पर हम जो केस की वैल्यूज हैं या बीटा की वैल्यू है उनको उनकी लॉग वैल्यूज ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लॉग बीटा एन इक्वल्स टू लॉग k1 प्लस लॉग k2 प्लस लॉग k3 टू लॉग kn। यहाँ पर जो बीटा है इसको यूज किया गया है मेजर ऑफ स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जैसे स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट की हेल्प से हमने स्टेबिलिटी को मेजर किया था, ठीक वैसे ही बीटा की वैल्यू से भी हम किसी कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं। यहाँ अगेन कॉपर के कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लिया गया है, टेट्रामीन कॉपर आयन। इसके लिए लॉग बीटा 4 की ओवरऑल वैल्यू हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ k1 k2 k3 k4। लॉग k1 के लिए इसकी वैल्यू 4.30 है, लॉग k2 के लिए 3.60 है, लॉग k3 के लिए 3.10 है और लॉग k4 के लिए 2.30 है। तो लॉग बीटा के लिए वैल्यू जो आती है वो 13.30 आती है। और बीटा लॉग बीटा की वैल्यू जो है, आप अगर इसको कंपेयर करना है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को किसी और कॉम्प्लेक्स के साथ, तो कंपेयर करके बता सकते हो कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। यहाँ पर कैडमियम के कॉम्प्लेक्स के साथ हम कंपेयर करेंगे, टेट्रामीन कैडमियम कॉम्प्लेक्स आयन है, लॉग बीटा 4 को हम यहाँ पर इसकी वैल्यू सिमिलरली निकालेंगे। लॉग k1 k2 k3 k4 की वैल्यूज यहाँ पर दी हुई हैं। तो लॉग k1 के लिए 2.65 है और लॉग k2 के लिए 2.10 है, लॉग k3 के लिए 1.44 है, लॉग k4 के लिए 0.94 है और लॉग बीटा 4 के लिए इसकी वैल्यू आती है, ओवरऑल वैल्यू जो आएगी वो आएगी 7.12। तो इन दोनों वैल्यूज के बेसिस पर आप इन कंपैरिजन कर सकते हो। टेट्रामीन कॉपर आयन ज़्यादा स्टेबल है कैडमियम कॉम्प्लेक्स आयन के कंपैरिजन में। तो इस तरह से रिलेटिव जो वैल्यूज़ हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट की, चाहे वो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है या फिर वो ओवरऑल क्यूमुलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, उनकी वैल्यूज़ की बेसिस पर हम कंपेयर कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की, तो वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब ये है कि उस कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा। और अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट की हम बात करते हैं स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट की, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना कम होगा वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा। और जनरली हम ये देखते हैं कि किसी स्टेबल कॉम्प्लेक्स के लिए अगर लॉग बीटा की वैल्यू 8 से ज़्यादा है तो वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स हम उसको कहते हैं।
तो यहाँ पर हमने देखा किस तरह से थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं दो तरह से, और वो दोनों को किस तरह से रिलेट करके हम डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस में उनकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। काइनेटिक स्टेबिलिटी, काइनेटिक स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए दो टर्म्स यूज की जाती हैं, लेबाइल और इनर्ट। जब हम किसी कॉम्प्लेक्स को लेबाइल या इनर्ट कहते हैं तो उनके कुछ मीनिंग होते हैं। उस कॉम्प्लेक्स में सर्टेन रिएक्शंस कितनी स्पीड से होती है, ये उसके बारे में बताती हैं ये टर्म्स। जैसे किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में अगर मेटल से बॉन्डेड लिगेंड को हम सब्स्टिट्यूट करना चाहें किसी दूसरे लिगेंड के साथ, एक या एक से ज़्यादा लिगेंड्स को हम सब्स्टिट्यूट करें, और सब्स्टिट्यूशन किसी कॉम्प्लेक्स में बहुत रैपिडली होता है या रिएक्शन रेट सब्स्टिट्यूशन की बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लेबाइल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की स्पीड बहुत कम होती है और वो बहुत ईजिली प्रोसीड नहीं करती है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब लेबाइल और इनर्ट जो टर्म्स हैं वो काइनेटिक स्टेबिलिटी के लिए यूज की जाती हैं। इनका थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में हम देख चुके हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फॉर्मेशन कांस्टेंट और जो बॉन्ड एनर्जी है उसकी टर्म्स में हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। इसलिए काइनेटिक स्टेबिलिटी और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी दो अलग तरह की स्टेबिलिटी हैं किसी कॉम्प्लेक्स के लिए। कोई कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हुए काइनेटिकली लेबाइल हो सकता है, या थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हुए काइनेटिकली इनर्ट हो सकता है। इसको हम यहाँ एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। निकेल का एक कॉम्प्लेक्स है टेट्रासाइनो निकेलेट आयन। इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को अगर हम देखें तो ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू जो है इस कॉम्प्लेक्स आयन के लिए वो 10 की पावर 22 है। इतनी हाई वैल्यू का मतलब ये है कि ये कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन हम इस कॉम्प्लेक्स में मेटल से बॉन्डेड साइनाइड लिगेंड को अगर सब्स्टिट्यूट करना चाहें रेडियो लेबल्ड साइनाइड लिगेंड के साथ, तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। फास्ट होने का मतलब ये है कि ये कॉम्प्लेक्स काइनेटिकली लेबाइल है। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबल होने के बाद भी ये कॉम्प्लेक्स काइनेटिकली लेबाइल है। तो इस तरह से थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो है वो काइनेटिक स्टेबिलिटी से बिल्कुल ही एक अलग तरह की स्टेबिलिटी है। और काइनेटिक स्टेबिलिटी को अगर हम प्रैक्टिकल डेफिनेशन उसके लिए देना चाहें लेबाइल और इनर्ट टर्म्स के लिए, तो हम कह सकते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्सेस हैं जिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की का हाफ लाइफ पीरियड 1 मिनट से कम होता है। उन कॉम्प्लेक्सेस को हम लेबाइल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनके लिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का हाफ लाइफ पीरियड 1 मिनट से ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हम लेबाइल और इनर्ट टर्म को डिफाइन करते हैं। प्रैक्टिकल डेफिनेशन है, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए उसका हाफ लाइफ पीरियड मेजर कर सकते हैं कुछ टेक्निक्स की हेल्प से, और उसकी बेसिस पर हम बता सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स लेबाइल है या इनर्ट है। तो इस तरह से हमने यहाँ इस वीडियो में देखा कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के केस में थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और
काइनेटिक स्टेबिलिटी, इन दो टाइप की स्टेबिलिटी को लेकर कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को एक्सप्रेस किया